वेलकम टू रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है कर बुरा हो भला। इस कॉमिक्स के मेन लीड रोल में है बांके लाल और ये कॉमेडी जॉनरे की कॉमिक्स है। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस हंसते गुदगुदाते कॉमिक्स को, जिसका नाम है कर बुरा हो भला। कर बुरा हो भला। चित्रांकन बेदी। कहानी पपिंदर जुनेजा। संपादन मनीष चंद्र गुप्त। प्रिय पाठकों, पूर्व कथा बांकेलाल का कमाल में आपने पढ़ा कि यमपुर गांव में ननकू और उसकी पत्नी गुलाबवती रहते थे। ननकू को जमींदार के खेतों पर काम करके जो रूखा सूखा मिलता था उससे ही गुजारा करता था। उसकी पत्नी गुलाबवती भगवान शिव की अनंत भक्त थी। शिव के आशीर्वाद से ही बांकेलाल का जन्म हुआ था। लेकिन उसकी एक शरारत से क्रोधित होकर शिव ने उसे श्राप दे दिया था कि तू हमेशा शरारतें करता रहेगा। लेकिन फिर गुलाबवती के गिड़गिड़ाने पर उन्होंने कहा, मेरा श्राप तो नहीं मिट सकेगा, लेकिन बांकेलाल जो शरारतें करेगा उससे उसे अपयश की बजाय यश और धन प्राप्त होगा और इससे ही उसका जीवन यापन होगा। इसी तरह शरारतें करते और यश और धन कमाते हुए बांकेलाल जवान हो गया। एक बार उसकी शरारत के कारण गांव के लोग भयानक बाढ़ से बचे। जब विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को बांकेलाल के कारनामे की खबर मिली तो उन्होंने अपने मंत्री धर्म सिंह को भेजकर बांकेलाल को बुलवाया। लेकिन महल में पहुंचते ही बांकेलाल के दिमाग में मंत्री के खिलाफ ही एक शरारत कुलबुलाने लगी। अब आगे बढ़ें। यदि मैं महाराज से कह दूं यहाँ लाते समय उनके मंत्री ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है तो महाराज तुरंत ही उसे मंत्री पद से हटा देंगे और उसकी जगह जो नया व्यक्ति मंत्री पद संभालेगा वो अपने मंत्री बनने का कारण मुझे मानेगा और फिर वो खुश होकर मुझे इनाम भी दे सकता है। क्या सोचने लगे बांकेलाल? यदि कोई बात मन में हो तो निसंकोच कहो। हाँ, गुस्ताखी माफ हो महाराज, पर यह सच है कि मुझे यहाँ किसी कैदी की तरह लाया गया है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो बांकेलाल? महाराज, दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ खराब थी। यही बात बार बार मैं मंत्री धर्म सिंह के सामने दोहराता रहा, पर मेरी बात सुने बगैर मुझे अपमानित कर जबरन यहाँ लाया गया। क्या ऐसा बुरा व्यवहार राज अतिथि के साथ? ठीक है, हम धर्म सिंह को उसकी गुस्ताखी की सजा कल भरे दरबार में देंगे। दूसरे दिन राज दरबार में, धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के बावजूद भी कल बांकेलाल को लाते समय उनके साथ दुर्व्यवहार किया। क्षमा महाराज, मेरे कई बार आग्रह करने के बावजूद भी ये हमारे साथ आने को तैयार न थे और बीमार होने का बहाना कर रहे थे, अतः विवश हो। खामोश धर्म सिंह, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुमने न केवल राज अतिथि का अपमान ही किया है बल्कि राजाज्ञा का उल्लंघन भी किया है। इसकी सजा के तौर पर हम तुम्हें इसी समय मंत्री पद से हटाते हैं। जो आज्ञा महाराज की। अब आया मजा। कमबख्त बांकेलाल से अकड़ता था, कह रहा था दरवाजा तोड़ दूंगा। जल्दी से तैयार होकर हमारे साथ चलो, नहीं तो हम जबरन तुम्हें ले जाएंगे। बड़ा आया मंत्री कहीं का। पर तभी उसका ध्यान राजा की तरफ गया, जो उस समय बेहद चिंतित नजर आ रहे थे। गुस्ताखी माफ महाराज, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। हाँ बांकेलाल, हमें धर्म सिंह जैसे वफादार बुद्धिमान मंत्री को भरे दरबार में अपमानित कर पद से हटाने में बहुत दुख हुआ है। उफ, अब मैं इतना जिम्मेदारी भरा पद किसे सौंपूं? धर्म सिंह, तुमने हमारी चेतावनी के बाद भी क्यों ऐसी गलती की जिसे हम चाहकर भी क्षमा नहीं कर सकते थे? तभी विक्रम सिंह के राज्य का विशेष सलाहकार हसमुख बोला, महाराज की जय हो। आपको इस विषय में ज्यादा सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। तुम नहीं जानते हसमुख, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मामला है। जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मैंने धर्म सिंह के साथ अन्याय किया है। आपने कोई अन्याय नहीं किया महाराज, बल्कि आपने राज अतिथि के साथ बुरा बर्ताव करने वाले को उचित दंड देकर धर्म का पालन किया है। पर अब मंत्री पद के लिए योग्य व्यक्ति की तलाश की जो समस्या है महाराज, इसका हल मेरे पास है। अभी कुछ ही दिनों पहले अपनी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण कर धर्म सिंह का भाई करम सिंह लौटा है। महाराज, उसे कोई तो जगह राजमहल में देनी ही थी। क्यों? ओह वाकई, इस समय तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। करम सिंह को मंत्री बनाने के बाद मेरे मन से धर्म सिंह को मंत्री पद से हटाने का बोझ कुछ हद तक हल्का हो जाएगा। थोड़ी देर बाद विशालगढ़ का नया मंत्री धर्म सिंह का भाई करम सिंह था। राजा विक्रम सिंह जिंदाबाद, मंत्री करम सिंह जिंदाबाद। बेटा बांके, अब तेरी खैर नहीं,
क्योंकि अब धर्म सिंह का भाई मंत्री है और वो अपने भाई की बेइज्जती का बदला मुझसे अवश्य लेगा। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? उसके दिमाग में एक नया विचार आया और वाह वाह, जय जयकार हो महाराज की। महाराज की न्यायप्रियता के विषय में जितना सुना था उससे भी अधिक न्यायप्रिय पाया आपको। जय हो महाराज की। क्या मतलब बांकेलाल, तुम कहना क्या चाहते हो? गुस्ताखी माफ हो महाराज। दरअसल मैंने आपकी न्यायप्रियता की काफी चर्चा सुनी थी और इसलिए मैंने ये झूठ बोला था कि मुझे लाते समय मंत्री ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। मैं आपके न्याय के अंदाज को देखना चाहता था। उफ बांकेलाल, ये तुमने मेरी और मेरे न्याय की बहुत कठोर परीक्षा ली है। तुम नहीं जानते, तुमने निर्दोष धर्म सिंह पर अनजाने में ही सही पर किया तो अत्याचार ही है। तो क्या हुआ महाराज, आप उन्हें फिर से मंत्री का कार्यभार सौंप दे? नहीं, ये संभव नहीं, क्योंकि अब हम मंत्री का पद उसके छोटे भाई को दे चुके हैं और अब अकारण ही हम उसे इस पद से नहीं हटा सकते। वाह, क्या न्यायप्रियता है। ओह, अब धर्म सिंह के साथ हम क्या न्याय करें? तभी उनका विशेष सलाहकार हसमुख एक बार फिर सामने आया। महाराज की जय हो। आपको इस बात पर जरा भी चिंतित नहीं होना चाहिए। महाराज, हमारे महामंत्री आज से 1 माह बाद सेवा मुक्त होने वाले हैं। उनकी उम्र 70 वर्ष होने में सिर्फ 1 माह बाकी है और वो इस समय बीमार हैं, इसलिए उन्होंने दरबार से 1 माह का अवकाश भी ले रखा है। तुम कहना क्या चाहते हो हसमुख? यही कि अपने भूतपूर्व मंत्री धर्म सिंह इस योग्य हैं कि उन्हें इस राज्य के महामंत्री का कार्यभार सौंप दिया जाए। वाकई हसमुख, तुम हमें समय समय पर ठीक सुझाव देते रहे हो और आज भी। ये तो मेरा कर्तव्य है महाराज। फिर थोड़ी देर बाद जब धर्म सिंह को महामंत्री का पद सौंपा जा रहा था, हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। राजा विक्रम सिंह की जय, महामंत्री धर्म सिंह की जय। और उसी रात बांकेलाल जब विशालगढ़ राज्य की अतिथिशाला में अभी सोने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी महामंत्री धर्म सिंह अपने भाई मंत्री करम सिंह के साथ वहां पहुंचा। बांकेलाल जी, आप वाकई बहुत ही महान है। जी ऐसी कोई बात नहीं। खैर, जाने दीजिए। किसी भी महान व्यक्ति को अपने मुंह पर अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती, पर आप हम दोनों भाइयों की तरफ से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। और बांकेलाल मन ही मन अपनी पीठ ठोक रहा था। शाबाश बांके, किस्मत हो तो तेरे जैसी। फिर तभी से बांकेलाल विशालगढ़ के राजमहल में राज अतिथि के रूप में गहरी मौज मस्ती छान रहा था। वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है। और ये मिठाई, आहा, मजा आ गया शाही पकवानों का। किंतु बांकेलाल अभी शाही पकवानों का पूरा स्वाद बिना ले पाया था कि वो एक दिन बुरी तरह बौखला गया। हुआ ये कि उस दिन महाराज विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था और बांकेलाल राज अतिथि के रूप में विशेष सिंहासन पर बैठा दरबार में चल रही कार्रवाई देख रहा था कि तभी दरबार में एक पहरेदार ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या कहना चाहते हो? महाराज, उधमपुर के राजदूत पधारे हैं। वे अपने महाराज का आपके लिए संदेश लाए हैं। महाराज की आज्ञा पाकर द्वारपाल उधमपुर के राजदूत को सम्मान पूर्वक दरबार में ले आया। आइए राजदूत जी, विराजिए। कहिए, कैसे आना हुआ? विशालगढ़ के महाराज की जय हो। हमारे महाराज ने आपके लिए ये लिखित संदेश भेजा है। महामंत्री धर्म सिंह ने दस्तावेज राजपूत के हाथ से लेकर महाराज की तरफ बढ़ाया। महामंत्री जी, इसे आप ही भरे दरबार में पढ़कर सुनाएं। जो आज्ञा महाराज। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को सूचित किया जाता है कि हम यानी उधमपुर के राजा उधम सिंह आपको चेतावनी देते हैं कि आप सब इच्छा से अपने राज्य को हमारे अधीन स्वीकार कर लें। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। राजा विक्रम सिंह एक स्वाभिमानी राजा थे, अतः वो खबर सुनकर उनका खून खौलने लगा। राजदूत, जाओ और उधम सिंह से कहो कि हमसे युद्ध भूमि में मुलाकात करने के लिए तैयार रहे। जो आज्ञा महाराज, मैं चलता हूँ। और उसके जाते ही सेनापति, जी महाराज, आप युद्ध की तैयारियां आरंभ कीजिए। तभी महामंत्री चिंतित सा बोला, महाराज, उधमपुर के राजा उधम सिंह के पास हमारी सेना के मुकाबले दुगनी तिगुनी सेना है। हम जानते हैं महामंत्री, और सच पूछो तो हम जरा भी युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, पर हम किसी भी प्रकार अपने आत्मसम्मान और अपनी प्रजा के अहम पर चोट नहीं होने दे सकते। अतः ये युद्ध एक तरह से हमारी मजबूरी है। बस यही कारण था कि बांकेलाल मन ही मन डर गया था। बेटा बांकेलाल, भाग ले यहाँ से। तेरी मौज मस्ती के दिन अब खत्म हुए और अब यहाँ बात युद्ध की चल रही है।
और अपने राजा विक्रम सिंह की सेना भी विपक्ष के मुकाबले में आधी है। अतः बेटा भलाई इसी में है कि अब महाराज से विदा ले और यहाँ से फूट ले। और मन में आए इस विचार के साथ ही बांकेलाल किसी गहरी सोच में डूबे महाराज से बोला, अच्छा महाराज, अब मुझे इजाजत दें। क्या मतलब बांकेलाल? बस महाराज, मुझे काफी दिन हो गए घर से निकले, अब मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। ओह, तुम्हारी इच्छा बांकेलाल, पर इतना जरूर कहूंगा कि यदि तुम भी इस युद्ध में हमारे साथ रहते तो शायद तुम्हारी बुद्धि और सुझाव से हमारी सेना को कुछ लाभ पहुंचता। अब महाराज, मैं चलता तो जरूर, पर इससे पहले कि बांकेलाल अपनी बात पूरी करता या कोई नया बहाना बनाता, महामंत्री ने हस्तक्षेप किया। चाहे जो भी हो बांकेलाल जी, इस समय तो आपको हमारे महाराज की बात मानकर अपने देश की, अपने राज्य की जनता का पूरा सहयोग करना चाहिए। हाँ हाँ, मंत्री जी ठीक कहते हैं बांकेलाल जी। जी ठीक है, जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा ही होगा। और इसी के साथ दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बांकेलाल की जय हो, महाराज विक्रम सिंह की जय हो। साले जबरदस्ती मौत के मुंह में धकेल रहे हैं बांकेलाल की जय कहकर। फिर ठीक 12वें दिन उधमपुर और विशालगढ़ की सेनाएं रणभूमि में क्रमश पूरब और पश्चिम के छोरों में आ डटी। तीसरे दिन युद्ध का बिगुल बजना था और ना चाहते हुए भी लगभग विवश सा बांकेलाल युद्ध के मैदान में था। हे भगवान, अब क्या होगा? प्रभु रक्षा करना मेरी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। पर साथ ही बांकेलाल अपनी उल्टी खोपड़ी में किसी ऐसी योजना के ताने बाने बुनने लगा जिससे उसकी जान इस जंजाल से बच सके। इस गले पड़ी मुसीबत से किसी तरह बच निकल बेटा बांके, वरना तुम मारा जाएगा। पर कैसे निकला जाए इस मुसीबत से? तभी एकाएक चुटकी बजाकर उछल पड़ा, वो मारा पापड़ वाले को। फिर अपनी उल्टी खोपड़ी में आई भयानक योजना को कार्य रूप देने के लिए वो सबसे पहले जमाल गोटा ढूंढने चल पड़ा। वाह, क्या योजना आई है अपने शानदार भेजे में। और दूसरे दिन सुबह भंडारे में जाकर उसने मौका देखा और फिर सैनिकों के लिए बन रहे भोजन में उसने जमाल गोटा मिला दिया। पर वो इस बात से बेखबर था कि एक सैनिक ने उसे पक रहे भोजन में कुछ मिलाते हुए देख लिया था। अरे, ये बांकेलाल जी दबे पांव भंडारे में क्यों जा रहे हैं? अरे, ये तो भोजन में कुछ मिला रहे हैं, पर क्या? पर बांकेलाल ने भोजन में क्या और क्यों मिलाया ये वो नहीं समझ सका। अपनी योजना का प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा कर बांकेलाल ने चैन की सांस ली। अब आएगा मजा। अब जैसे ही सैनिक भोजन करेंगे तो उन्हें दस्त के ऊपर दस्त। फिर सारे सैनिक अपना अपना पेट पकड़े लोटा हाथ में लिए जंगल की तरफ दौड़ेंगे। फिर जल्दी ही सैनिकों की हालत इतनी खराब हो जाएगी कि ये लोग युद्ध के कतई काबिल नहीं रहेंगे। मैं चुपके से मौका देखकर यहाँ से खिसक जाऊंगा और उधमपुर के राजा उधम सिंह के खेमे में जाकर उन्हें यहाँ की सारी स्थिति समझा दूंगा। और तब उधमपुर की सेना शीघ्र ही आक्रमण कर देगी और फिर आनन फानन बिना किसी खास कठिनाई के उधमपुर की सेना विजय प्राप्त कर लेगी। और फिर उधमपुर के राजा मेरे इस कारनामे से प्रसन्न होकर मुझे ढेर सारा इनाम देंगे। मना कर रहा था राजा विक्रम सिंह से कि मुझे युद्ध के मैदान में ना ले चले, पर वे मुझे मरवाने के लिए यहाँ लाए थे। अब पता लगेगा कि बांकेलाल किस हस्ती का नाम है। ही। उधर बांकेलाल यानी नमक हराम मन ही मन कल्पना के महल बना रहा था और इधर नित्य कर्मों से निवृत्त हो सैनिकों की पहली टुकड़ी भोजन करने लगी। और जैसे ही सैनिक भोजन करके उठे, भोजन में मिले जमाल गोटे ने अपना असर दिखाया। उफ, ये अचानक पेट में दर्द क्यों होने लगा? और अगले ही क्षण भोजन कर चुके सारे सैनिक हाथों में लोटे लिए जंगल की तरफ भागे। और जब सैनिकों की दूसरी टुकड़ी ने भी भोजन किया तो उनका भी यही हाल हुआ। उफ, इसी तरह एक एक कर 5-5 हजार सैनिकों की 5 टुकड़ियों ने भोजन कर लिया। और फिर 5 टुकड़ियों के सैनिक अपना अपना पेट पकड़े लोटा हाथ में लिए जंगल की तरफ भागे। और फिर थोड़ी देर बाद हालत ये थी कि सैनिक जंगल पानी से निवृत्त होकर आते, अपने हाथ मुंह धोते और फिर तुरंत ही लोटा हाथ में लिए जंगल की तरफ भागते। उफ, कुछ ही देर में सैनिकों के चेहरे इस कदर मुरझा गए कि वो वर्षों के पुराने रोगी नजर आने लगे। मेरा तो सिर चकरा रहा है, मुझसे अब और नहीं चला जाता। महाराज विक्रम सिंह के खेमे में महाराज की जय हो। कहो जवान, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमारी सारी सेना को एकाएक दस्त की भयंकर बीमारी लग चुकी है। सब बुरी तरह से परेशान हैं। क्या?
ये तुम क्या कह रहे हो जवान? महाराज मैं ठीक है। और अपनी बात पूरी करने से पहले ही सैनिक अपना पेट पकड़कर बाहर की तरफ भागा और इस सूचना के साथ ही राजा विक्रम सिंह के छक्के छूट गए। ओह हे ईश्वर, ये तूने किस धर्म संकट में डाल दिया। मैं क्या करूं भगवान। उफ, अब क्या होगा। पराजय तो पहले ही निश्चित थी, पर इस तरह जिल्लत भरी पराजय, हे भगवान। फिर कुछ सोचकर महाराज ने महामंत्री को बुलवाया। महामंत्री जी, हमें पता लगा है कि हमारी पूरी सेना में दस्त की भयानक बीमारी फैल चुकी है। आप अभी जाकर इस बीमारी का कारण पता लगाएं। जो आज्ञा महाराज। बीमारी का कारण जानने के लिए महामंत्री सैनिकों के खेमे में पहुंचा और पूछताछ करने लगा। जल्दी इस पूछताछ का नतीजा सामने आया और वो सैनिक जिसने बांकेलाल को भोजन में कुछ मिलाते देखा था, वो डरता हुआ सामने आया। जी हजूर, वो क्या बात है जवान, डरो नहीं, जो कहना है साफ साफ कहो। जी हजूर, मैंने सुबह भंडारे में बांकेलाल जी को भोजन में कुछ मिलाते देखा था। तुम बकते हो जवान, भला बांकेलाल जी भोजन में क्यों कुछ मिलाने लगे? क्षमा करे हुजूर, मैं सच कहता हूँ। ओह, भला ये सैनिक क्यों झूठ बोलने लगा? मेरी तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे तो सिर्फ इस बात की खबर महाराज को कर देनी चाहिए। तुरंत ही महामंत्री ने ये बात महाराज को बताई और पूरी बात सुनने के बाद, ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? नहीं, ये नहीं हो सकता। पर महाराज, उस सैनिक ने खुद बांकेलाल को तैयार हो रहे भोजन में कुछ मिलाते देखा है। समझ नहीं आता, भला बांकेलाल भोजन में क्या गड़बड़ी कर सकता है और उसे इससे क्या लाभ? महाराज, मेरे ख्याल से तो पहले राजवैद्य से हमें भोजन का परीक्षण करवाना चाहिए ताकि आगे सही निर्णय लिया जा सके। जैसा चाहो वैसा करो महामंत्री जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता, आखिर हो क्या रहा है। महामंत्री ने वहीं राजवैद्य को बुलवाया और साथ ही भंडारे से थोड़ा सा भोजन भी। वैद्य जी, आप इस भोजन का परीक्षण करके बताएं कि इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं। अभी लीजिए हुजूर। फिर वैद्य जी वो भोजन लेकर अपने खेमे में आए और तरह तरह से उसका परीक्षण करने लगे और राजवैद्य ने जल्द ही भोजन में मिले जमाल गोटे का रहस्य जान लिया। ओह, भोजन में तो जमाल गोटा मिलाया गया है। मुझे तुरंत ही इस बात की सूचना महाराज को देनी चाहिए। फिर हुजूर, इस भोजन में जमाल गोटा बहुत अधिक मात्रा में मिलाया गया है। क्या? ओह नीच कमीने बांकेलाल, हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि महामंत्री जी, फौरन बांकेलाल को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। और इधर बांकेलाल भागने की फिराक में था। अब मेरा यहाँ का काम पूरा हुआ, मुझे अब यहाँ से भाग निकलना चाहिए और फिर यहाँ की पूरी स्थिति की जानकारी उधमपुर के राजा को देनी चाहिए। पर अभी बांकेलाल भागने की तैयारी कर ही रहा था कि खबरदार बांकेलाल, भागने की कोशिश मत करना। सैनिकों, पकड़ लो इसे। क्या? पर क्यों? सैनिकों ने तुरंत आगे बढ़कर बांकेलाल को दबोच लिया। इस हरकत का मतलब महामंत्री जी? बांकेलाल, तुम्हारी पोल खुल चुकी है। तुमने न केवल हमारे महाराज से नमक हरामी की, बल्कि पूरे राज्य के साथ गद्दारी की है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? यही नमक हराम कि तूने भोजन में जमाल गोटा मिलाकर हमारी सारी सेना को लगभग नकारा कर दिया है। एक प्रकार से तूने हमें जीते जी मार डाला है दुष्ट। अपनी पोल खुलती देख बांकेलाल बुरी तरह घबरा गया, किंतु किसी तरह अपने होशो हवास पर काबू करके बोला, ये आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं महामंत्री जी? आप नहीं जानते हम विशालगढ़ राज्य के राज अतिथि हैं। मैं आपकी ज्यादतियों की शिकायत महाराज से करूंगा। धोखेबाज, याद रख, तुझे भोजन में जमाल गोटा मिलाते हुए जिस सैनिक ने देखा था, खुद उसने तेरी शिकायत महाराज से की है और महाराज के हुक्म से ही मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूँ। बेटा बांके, अब तेरा खेल खत्म। अब तेरी पोल खुल चुकी है और अब महाराज तुझे सिर्फ एक ही सजा देंगे, मौत, मौत और सिर्फ मौत। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। खामोश नमक हराम। सैनिकों, ले चलो इसे बांधकर महाराज के सामने। महामंत्री ने बांकेलाल को महाराज के सामने पेश किया। बोल दुष्ट, क्योंकि तूने ऐसी नीच हरकत, बता, बोल दुष्ट, बोल। वो माफी, रहम महाराज, रहम। खामोश नीच, तूने हमारे साथ ही नहीं बल्कि अपने देश, अपने साथियों के साथ गद्दारी की है। हम तुझे कभी माफ नहीं कर सकते। महाराज मुझे। चुप हो जा मक्कार। महामंत्री जी, आप इसे फौरन मेरी आंखों के सामने से हटा दीजिए। कल युद्ध आरंभ होने से पहले हम खुद अपने हाथों से इसका गला काटेंगे। यही इसकी सजा है। रहम महाराज, रहम। सैनिकों, ले जाओ इसे।
नहीं नहीं। फिर सैनिक बांकेलाल को घसीटते हुए वहां से ले गए। इधर उधमपुर के राजा उधम सिंह के खेमे में उधमपुर के बुद्धिमान जासूस पोपटलाल और चौपटलाल अपने राजा उधम सिंह के सामने सिर झुकाए खड़े थे। इसमें कोई शक नहीं कि आप दोनों विलक्षण सूझबूझ वाले हैं, या ये कहा जाए कि आप दोनों हमारी सेना की रीढ़ हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाराज, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना हम किस काबिल हैं? वो आप दोनों द्वारा लाई गई दुश्मन सेना की गुप्त जानकारी ही है, जिसकी बदौलत हमने कई देशों में बड़ी सफलता से विजय प्राप्त की है। और आज भी हम चाहते हैं कि आप दोनों फौरन यहाँ से जाकर किसी प्रकार विशालगढ़ की सेना का जायजा लें और शाम तक अपनी जानकारी हमारे सामने पेश करें। आज्ञा का पालन होगा अन्नदाता। फिर जासूस पोपटलाल चौपटलाल अपने राजा की आज्ञा अनुसार चल पड़े विशाल नगर की सेना की स्थिति का जायजा लेने। और कुछ दूर आगे चलने के बाद, भाई पोपट, वो देखो सामने विशालगढ़ के सैनिक। हाँ भाई चौपट, वो तो इधर ही आ रहे हैं। क्या हम दोनों उनकी नजर में आ गए हैं? नहीं पोपट, वे शायद नित्य कर्मों से निपटने जंगल जा रहे हैं। देख नहीं रहे, सबके हाथों में लोटे हैं। हाँ भाई चौपट, तुम ठीक कहते हो। और सुनो, मेरे दिमाग में जासूसी की एक सरल और नई युक्ति आई है। क्या? क्यों ना हम दोनों यहीं किसी पेड़ पर चढ़कर आराम से बैठें। पोपट भाई, हम यहाँ दुश्मन देश की सेना की स्थिति का जायजा लेने आए हैं, ना कि पेड़ पर चढ़कर आराम करने। चौपट भाई, बात को समझने का प्रयत्न करो। देखो, दुश्मन देश का प्रत्येक सैनिक नित्य क्रम से निपटने इधर से होकर ही जंगल जाएगा, और हम यहीं पेड़ पर चढ़े अनुमान लगा लेंगे कि दुश्मन देश के सैनिकों की संख्या कितनी है। मान गया भाई पोपट तेरे दिमाग को। क्या धांसू तरकीब आई है तेरे भेजे में। फिर देर किस बात की प्यारे, चढ़ लो उस बरगद के पेड़ पर। ठीक है, चलो। फिर दोनों जासूस सामने खड़े विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़ गए और सामने से जंगल पानी के लिए जा रहे विशालगढ़ के सैनिकों की गिनती करने लगे। और फिर कुछ ही देर बाद, चौपट, तुम्हारे अनुमान से अब तक कितने सैनिक निवृत्त होकर वापस जा चुके होंगे? यही करीब 50-55 हजार सैनिक। और हमारा अनुमान क्या था? यही कोई 40-45 हजार सैनिक। पर ये तो 50-55। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारी पुरानी जानकारी कितनी गलत थी। और सुनो, सैनिक तो अभी भी आते ही जा रहे हैं, यानी कि हम अभी तक बहुत बड़ी गलतफहमी में थे। ये वही समय था जब विशालगढ़ के सैनिकों को दस्त की भयंकर बीमारी लगी हुई थी और वो बार बार लोटा हाथ में उठाए जंगल की ओर भाग रहे थे। और पेड़ पर चढ़े चौपट पोपट उन्हें नया सैनिक समझकर दुश्मन देश की सेना की संख्या के बारे में गलतफहमी में पड़ गए थे। सैनिक निरंतर आते जाते रहे और ये देख जासूस पोपटलाल और चौपटलाल के चेहरे पर पसीना चमकने लगा। भाई चौपट, विशालगढ़ के महाराज के पास इतनी बड़ी सेना, ताज्जुब है। इसमें ताज्जुब की क्या बात भाई पोपट। पड़ोसी देश के राजाओं ने गुप्त मदद की होगी राजा विक्रम सिंह की। तुम शायद ठीक कहते हो। तुम्हारे ख्याल से अब तक कितने सैनिक नित्य क्रम से निवृत्त होकर जा चुके होंगे? लगभग 2 लाख। और हमारे महाराज अपनी 70,000 की सेना को विशालगढ़ की सेना के मुकाबले दुगना समझ रहे थे। चौपट भाई, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमारे महाराज को इस गलतफहमी में बहुत बड़ी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। तो चौपट भाई, हमें क्या, हमारे महाराज हारे या जीते? अरे भाई, हम जासूस हैं। हमारा काम है दुश्मन देश के सैनिक की जानकारी प्राप्त करना और प्राप्त जानकारी अपने राजा के सामने पेश करना। तुम शायद ठीक कहते हो भाई पोपट। आओ, हम ये गर्मा गर्म खबर फौरन अपने महाराज को दें। चल भाई चौपट। फिर थोड़ी देर बाद पोपट चौपट अपने महाराज उधम सिंह के सामने थे। अन्नदाता, गुस्ताखी माफ। अन्नदाता, विशालगढ़ की सेना अपनी सेना के मुकाबले तिगुनी चौगनी है। ये तुम क्या कह रहे हो चौपट? अन्नदाता, चौपट ठीक कह रहा है। हम लोगों ने अपनी आंखों से विशालगढ़ की विशाल सेना देखी है। क्या? जी हाँ अन्नदाता। अब आप ही उस देश की सेना की संख्या का अंदाजा लगाएं, जिस देश के सैनिक एक बार में हजारों की संख्या में नित्य क्रम से निपटने के लिए जंगल जाते हैं और उनके वापस आते ही दूसरी टोली जाती है। और यही क्रम सुबह से लेकर दोपहर तक चलता है, पर सैनिक फिर भी आते जाते रहते हैं। ओह, पर हमारी जानकारी में तो विशालगढ़ की सेना इतनी बड़ी ना थी। ये बात तो अपनी जगह सही है अन्नदाता, पर हमारा अनुमान है कि पड़ोस के कई राज्यों ने मिलकर राजा विक्रम सिंह की मदद की है। ये तो हो सकता है, पर अब हम क्या करें? कल युद्ध में हमारी पराजय तो हमारी नाक कटवा देगी। अन्नदाता, हमें विशालगढ़ के महाराजा विक्रम सिंह से अपनी पराजय स्वीकार कर संधि का रास्ता अपनाना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा।
वाकई तुम दोनों जासूसों ने समय समय पर हमें ठीक सुझाव देकर हमारी नाक इतनी ऊंची कर दी है। अब तुम दोनों बिना विलंब किए राजदूत ठेंगा सिंह के साथ विशालगढ़ के महाराज के पास चले जाओ। मैं तुम्हें संधि पत्र लिखे देता हूँ। ठीक है अन्नदाता। फिर उधमपुर के दोनों जासूस और राजदूत तीनों चल पड़े विशालगढ़ के महाराज से मिलने। इधर अपने खेमे में विशालगढ़ के महाराज और महामंत्री बेहद चिंतित थे कि एक पहरेदार उनके सामने पहुंचकर बोला, महाराज की जय हो, आपसे उधमपुर के राजदूत और 2 जासूस मिलना चाहते हैं। पर क्यों? जाओ उनसे जाकर कहो हम हर हालत में उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, परिणाम चाहे जो भी हो। तभी महाराज की जय हो, बिना आज्ञा अंदर आने की दुष्टता क्षमा करें। पर हमने कह दिया ना कि युद्ध अवश्य होगा। किंतु हमारे महाराज ने तो खुद अपनी पराजय स्वीकार कर आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और आपके लिए संधि पत्र भेजा है। इस पत्र को तुम ही पढ़कर सुनाओ, क्या लिखा है तुम्हारे महाराज ने? जी महाराज। राजदूत ने पत्र पढ़ना शुरू किया। विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को उधमपुर के राजा उधम सिंह का प्रणाम। आगे पत्र भेजने का कारण, हमें मालूम नहीं था कि आप हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, अतः हम बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। आशा है कि आप बढ़ा हुआ हाथ थाम कर एक राजा का मान करेंगे। आपका उधम सिंह। और पत्र समाप्त होते ही, ओह, पर यह अचानक तुम्हारे महाराज को कैसे पता लगा कि हम लोग आपकी अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली हैं? जी महाराज, दरअसल हमारे महाराज को आपकी विशाल सेना का पता लग गया था। पर कैसे? हम समझे नहीं। हमारी विशाल सेना? इस बारे में आपको हमारी सेना के योग्य और कुशल जासूस पोपटलाल और चौपटलाल ही बता सकते हैं। वो महाराज, हमने अपने महाराज की आज्ञा पर आपकी सेना की टोली और फिर पोपट और चौपट राजा विक्रम सिंह को बताते चले गए कि किस तरह उन्होंने बार बार लोटा हाथ में उठाए जंगल में जाते जाते सैनिकों को देखकर उनकी विशाल सेना के बारे में अंदाजा लगाया था। पूरी बात सुनने के बाद राजा विक्रम सिंह गहरे सोच में पड़ गए। फिर बोले, अपने महाराज से आप लोग कहें कि हमें उनकी मित्रता स्वीकार है। महाराज विक्रम सिंह की जय हो। इसी के साथ वे तीनों खेमे से बाहर निकल गए। और उनके जाते ही, तो महामंत्री जी, इसका मतलब बांकेलाल ने हमारी इज्जत बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में जमाल गोटा मिलाया था। जी महाराज, लगता है भोजन में जमाल गोटा मिलाना बांकेलाल की पूर्व नियोजित योजना थी। वाह, क्या शानदार बुद्धिमत्तापूर्ण योजना थी बांकेलाल की। हाँ महाराज, और अनजाने में हमने कितना बुरा सलूक किया बांकेलाल के साथ। वो तो बेचारा बार बार अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, पर हमने उसे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। महामंत्री, हमें तुरंत उससे माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ महाराज व महामंत्री बांकेलाल से मिलने चल पड़े। और उधर कैद में पड़े बांकेलाल का बुरा हाल था। हे ईश्वर, अब क्या होगा? अब तो मेरी मौत निश्चित है। पर मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा ले भगवान, हे प्रभु। तभी बांकेलाल की खुली आंखों के सामने एक भयानक स्वप्न घूम गया। महाराज, मार डालो इस दुष्ट पापी को। क्षमा महाराज, क्षमा मुझे। दुष्ट? देश के दुश्मन को हम कभी क्षमा नहीं कर सकते। इसी के साथ राजा विक्रम सिंह का हाथ लहराया और नहीं। और उसकी चीख सुनकर महाराज, जो बांकेलाल के पास ही आ रहे थे, दौड़ते हुए वहां पहुंचे। बांकेलाल, क्या हुआ? तुम चीख क्यों रहे थे? हाँ महाराज, मुझे मत मारो, मुझे क्षमा कर दो। और फिर आंसू बहाता हुआ बांकेलाल महाराज के पैरों में गिर पड़ा। प्राणदान महाराज, क्षमा महाराज, मैं। अरे ये क्या करते हो बांकेलाल? माफी तो हम खुद तुमसे मांगने आए हैं। महाराज की बात सुनते ही बांकेलाल के दिमाग को एक झटका सा लगा। बांके बेटा, तू कुछ मत बोल, बस चुपचाप इनकी सुनता रहे और देख आगे आगे होता है क्या। हाँ बांकेलाल, तुम्हारी दूरदर्शिता और चतुराई से हम पर आई मुसीबत टली है, और हमें नहीं मालूम था कि भोजन में जमाल गोटा मिलाना तुम्हारी बुद्धिमत्तापूर्ण योजना का अंग है। क्या? और बांकेलाल जी, हमने आप पर गलत संदेह कर आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, हमें क्षमा कर दीजिए। क्या सोचने लगे बांकेलाल? क्या आपने अभी तक हमें क्षमा नहीं किया? हाँ जी महाराज, कृपया आप मुझे शर्मिंदा ना करें। विशालगढ़ की सेना को जब बांकेलाल की ये योजना बताई गई तो सभी बांकेलाल की जय जयकार कर उठे। वाकई क्या चाल सोची थी बांकेलाल जी ने। बांकेलाल जी ने हमारे पेट को थोड़ी तकलीफ देकर हमारे प्राण और इज्जत दोनों की रक्षा की है। बांकेलाल जी की जय। फिर विशालगढ़ वापस पहुंचकर
महाराज विक्रम सिंह ने बांकेलाल को सम्मानित करने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। बांकेलाल जी, आज आपकी वजह से हमारे देश की इज्जत बरकरार है, जिसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। और साथ ही आपकी बुद्धिमानी पर खुश होकर हम आपको 2000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप प्रदान करते हैं। जी, कमबख्त, कितना कंजूस राजा है। अगर मेरी योजना सफल हो जाती तो उधमपुर के राजा मुझे 2-4 गांव इनाम में देते, पर हाय रे मेरी किस्मत, हर बार की तरह मेरी योजना की टांग टूट गई। इधर बांकेलाल अपनी किस्मत को रो रहा था और देशवासी उसके मन के विचारों से अनभिज्ञ उसे विशेष सम्मान भरी दृष्टि से देख रहे थे। बांकेलाल की जय। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कर बुरा हो भला कॉमिक्स की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।